आई रियलाइज कि मेरे पास वही लोग सबसे ज़्यादा आ रहे हैं जिनकी कर्वी देसी बॉडी है, who have flaps, who have tires. How to style my body type? मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ. I felt कि उनके लिए वीडियोस बनाना ज़्यादा important है than the mainstream standards of beauty जो रहे हैं अभी तक. So what was your relationship with your body? जब मैं स्कूल में थी तो मुझे छोटा हाथी मैंने सुना अपने लिए. अब मैं वेट करूँ कि अब मेरे पास ना टीचर आएगी और मुझे बोलेगी कि क्या अच्छा डांस किया. उसने आकर मुझे बोला, आई थिंक यू शुड रिड्यूस वेट. मतलब तेरे में ना तो शक्ल है ना अक्ल है. अब मैं इतनी कॉन्शियस हूँ अपनी मूछे को लेकर कि मैं अभी भी अप्पल करवा कर आई हूँ. ठीक है. And now, how comfortable are you with different emotions, and which emotion do you still struggle with? I still struggle with Having 125,000 subscribers on Insta, it's a huge task. तो कभी वो pressure लगता है, कभी ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी जी नहीं पाता. तो हाँ, मतलब कंटेंट को अगर आप सिर पे चढ़ने दोगे तो फिर वो गंदा ही है. How social media has impacted the way we look at ourselves. For example, one of the girls asked me कि उसकी पंजाबी वेडिंग है, गुरुद्वारा में होगी. The guy is 6 feet tall and वो 5 भी मुझे लगता है वो बोल रही थी 4'11" लग रहा था मुझे. So she wanted some outfit जिसके अंदर वो थोड़ी लंबी लगे. The guy is really hot, he's really nice. यार लोग क्या बोलेंगे, मतलब लोग क्या बोलेंगे was a big concern for her. Yeah, Louis Vuitton से लेके सारे brands people showcase. Don't you think that we are actually making money from people's insecurity? Mansi, such a pleasure having you here. Same here. Tell us about how did you get into this journey of content creation? So I think that happened in 2024, in March 2024 basically, when I was in Good Glam Group, G3. If you have heard about G3, yes. Now it's shut down. I was creating content just because everyone out there was creating content. It was kind of like I was getting inspired by them. At the right time I was there because basically I used to watch content as a consumer earlier, but now because I was just associate with creators there, I was like, अच्छा ये लोग ऐसे सोचते हैं कि यहाँ हुक है, यहाँ पे ये मीम डालना चाहिए, ये कंटेंट अच्छा नहीं है. तो मैं उनके लेंस से देखने लग गई एंड आई रियलाइज़ कि कंटेंट इतना मुश्किल काम है नहीं अगर बहुत पास से देखो, क्रिएट होते हुए देखो उसको. तो आई स्टार्टेड दिस पेज फ्रॉम ज़ीरो. और इससे पहले आई हैड वन पेज जिसमें मैंने सारे गलत काम करे थे, नॉट इन रॉन्ग सेंस, बट लाइक उसमें मैंने फेक फॉलोअर्स बाय करे थे. What not to do? Yeah, what not to do, I knew everything because उसमें मैंने फेक फॉलोअर्स बाय करे थे. ये नहीं कि 2000 4000 फेक कर ही रहे हो तो एटलीस्ट ज़्यादा तो करो. 200 जस्ट टू चेक कि अच्छा कैसे होता है, ठीक है, जस्ट द क्यूरियोसिटी पार्ट. देन आई बूस्टेड द पोस्ट ऑल्सो एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ नहीं वर्क कर रहा. मैंने उसमें फूड, ट्रैवल, फैशन, डांस सब डाल दिया एंड देन आई रियलाइज़ कि अब नहीं हो रहा है मुझसे, ठीक है. देन इन 2023 आई गॉट इनटू अ ब्रेकअप. In 2024, I was in G3 and somehow I landed there where everyone was a creator out there from OK Tested, Scoopoo, Popixo. So I thought कि ठीक है, जैसे मेरे साथ हमेशा बचपन से होता है कि मैं escape ढूंढती हूँ पेन में towards the creativity. That's what I did. कि breakup था तो मुझे लगा कि उसमें से निकलने के लिए let's get into content because it was new. Everyone was doing it. तो मुझे लगा ये करके देखता हूँ, ये creative भी है. तो हर दिन रोने से बेटर मुझे लगा कि आई जस्ट लुक अप टू दिस कि आज क्या डालना है पेज पे. सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम 2024 मार्च. And you said मैं escape ढूंढती हूँ पेन से निकलने के लिए. And you also spoke about the timeline जब आपका breakup हुआ. I have gone through that. And it's very painful when you are going through a heartbreak. जैसे आपने कहा रोज रोने से बढ़िया है, हमारे में होता है रोज दारू पीने से बढ़िया है. तो उस पूरी जर्नी में हाउ डिड यू मैनेज टू गेट आउट ऑफ दैट? आई मीन हाउ कुड यू मैनेज टू चैनलाइज योर एनर्जी एंड टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ दैट? So I think in March 2023 when that breakup happened, it was of 8-year relationship, so it was very hard for me. 8 years. Yeah, and before that in 2021 I lost my father and my grandmother, so I was already going through a lot. So what happened is I started having those expectations that I had from my dad, from the same person, as in from my partner. सो मेरी रिलायबिलिटी उस इंसान पे बहुत ज़्यादा होने लग गई थी कि वो मुझे बोलेगा उठो तो मैं उठ रही हूँ, बैठो तो मैं बैठ रही हूँ. नॉट लिटरली बट इन रियल लाइक ऐसा होने लग गया. दैट आई स्टार्टेड आस्किंग अ लॉट फ्रॉम हिम बिकॉज आई थिंक too much of dependency on one. And because there was no other male energy in my life and he was the only male person in my whole life, not even friends. So I started asking a lot from him and then slowly I realized that
a person who is a lot dependent on someone, that person is very easy to get gaslighted in a way. So that's what happened कि मुझे पता नहीं था बट मुझे मैनिपुलेट किया जा रहा था, तो मुझे तब समझ आया कि ओ शिट, मतलब ये सब हो रहा है एंड आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड आई न्यू आई कुड नॉट, बिकॉज 8 साल का एक रिलेशनशिप हैबिट होती है. सो हम बहुत सालों तक सुट्टा दारू इन सब की हैबिट छोड़ने की कोशिश करते हैं, वी कांट रियली लीव इट. तो हम एक इंसान की हैबिट भी कैसे ही छोड़ सकते हैं. सो आई यूज टू गिव माई सेल्फ अ लॉट ऑफ बेट. सो आई यूज टू टेल माई सेल्फ कि अगर मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए ना तो आई विल लेट यू टॉक टू हिम, विच इज़ गिल्टी प्लेजर बेट दैट वी डू कि आइसक्रीम मैं तब दूंगी जब मैं 30 दिन वर्कआउट कर लूँगी. तो वो प्रोडक्टिव बेट देती थी मैं खुद को. एंड बाई चांस ये हुआ इन सितंबर 2024 जब 10,000 हो गए, 7 महीने लगे मुझे 10,000 होने में, जो सबसे ज़्यादा लगे हैं 10,000 फॉलोअर्स होने में, तभी उसका रोका हो गया. आई वाज लाइक अरे यार ये क्या है, ये कैसे हो गया. सो या दैट्स व्हाट आई डिड विद माई सेल्फ, दैट आई ट्राई टू एस्केप from that pain by giving it as a bait to my mind. मैं अपने आप को gaslight कर रही थी basically. मानसी, जब हम ऐसे रास्ते चल रहे होते हैं ना, every day is a hard day. But after a few years when you look back, you can laugh on that. Yeah, right. And one of the easiest thing to do is to have self-deprecating humor. Right. ठीक है, पर जब आप उस रास्ते से जा रहे हो तो it's very difficult. It's very difficult. And especially you were looking for a masculine energy in an individual because you did not have that space. Right. You did not have anyone in your life. So what is it that you were going through that you've never shared with anyone, and if you're comfortable sharing? So I still remember when I was in office, तो मैं सबके साथ हंसी मजाक करके बात कर रही हूँ. सबको लगता मेरे में कोई डेप्थ नहीं है क्योंकि मैं उनसे लिटरली फुद्दू बातें करती थी. आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड. नहीं, फुद्दू बहुत अच्छी बातें होती हैं. अच्छा, हाँ. तो मैं बहुत सरफेस लेवल पे कॉन्वर्सेशन करती थी और मैं हंस के टाल देती थी. अगर कोई गॉसिप भी कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता कि मेनू की मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है. बट जब मैं वॉशरूम जाती थी, आई स्टिल रिमेंबर एक बार मैं ऐसे टॉयलेट सीट पे बैठी हुई हूँ और मैं लिटरली शिवर कर रही हूँ, रो रही हूँ बहुत तेज़ और मेरी बेस्ट फ्रेंड का भी कॉल आ रहा है बिकॉज शी न्यू कि मैं ठीक तो नहीं हूँ. एंड मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ठीक हूँ, मैं बाहर भी कैसे स्टेप आउट करूँ. एंड मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ, सब कर रही हूँ कि भाई प्लीज़ बहन बाहर जाना है, नॉर्मली बिहेव करना है लोगों के सामने. जो मेरे फादर की डेथ का पेन था मुझे उस वक्त फील ही नहीं हुआ था. नाउ आई रियलाइज जब मेरा पार्टनर के साथ ब्रेकअप हुआ तब वो भी फील होने लग गया. तो वो उतना फील हो नहीं रहा था उस वक्त पे, इतना सप्रेस था वो. हाँ, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे इससे ज़्यादा वो पेन क्यों फील हो रहा है इस टाइम पे. वो तो पेन है भी नहीं ना इस टाइम पे, मतलब 2 साल हो चुके हैं उस बात को. मुझे ब्रेकअप हर्ट करना चाहिए, मुझे ब्रेकअप से ज़्यादा वो हर्ट कर रहा था, पता नहीं क्यों. मुझे आज भी उसका रीज़न नहीं पता. मे बी आई वॉज जस्ट डाइवर्टिंग दैट लव टू हिम rather than एक्सेप्टिंग कि वो इंसान अब नहीं है मेरी लाइफ में. तो शायद वो अब जब वो भी नहीं रहा दूसरा इंसान जो पार्टनर है, तो मुझे लगा कि अब तो शिट आई हैव टू एक्सेप्ट कि दोनों ही नहीं है. एंड दोनों में सेम क्वालिटीज थी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमर. तो उनसे मैं ऐसे जब बात करती थी तो मुझे लगता था कि अच्छा ठीक है, लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है, बोथ वर इक्वली सेइंग द सेम थिंग दैट कुछ नहीं होगा, वी आर देयर. तो वो लाइन कोई बोल नहीं रहा था मुझे कि कुछ नहीं होगा, आई एम देयर. तो मुझे एक पॉइंट के बाद लगा कि यार मतलब मैं शायद ठीक नहीं होंगी अब, मैं मतलब पागल हो रही हूँ, ठीक नहीं हो पा रही हूँ, सो नहीं पा रही हूँ, खा नहीं पा रही हूँ, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था. और जब मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली फेक कर रही हूँ, फेक इट टिल यू मेक इट हो रहा है. तो इसलिए आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ द वर्स्ट फीलिंग्स. एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं. म्यूचुअल फ्रेंड्स आर नॉट एनी म्यूचुअल, आई थिंक जिसको बिलोंग करते हैं वो उन्हीं के फ्रेंड्स होते हैं. सो आई वाज वेरी लोनली एट दैट पॉइंट, लाइक वेरी लोनली. एंड देन मुझे फ्रैक्चर अलग हो गया, तो मैं बेड से नहीं उठ पा रही हूँ 3 महीने. तो वो बहुत गंदा टाइम था. वो क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आया, बट बैक टू बैक गंदा हो रहा था मेरे साथ. Losing your father, losing the partner of your life, and then physical pain and emotional pain. You know, मैंने कहीं मानसी पढ़ा था कि जब हम जिंदगी में किसी को खोते हैं ना, either by when life separates us, or it's a mutual decision that the person chooses to part ways from you. The first one is easy, comparatively easier to accept. क्योंकि उसमें हम लड़ाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि लाइफ ने हमें सेपरेट कर दिया. If somebody moves on to a different orbit, जो आपने अपने पिताजी के बारे में बताया. And the second one is when somebody chooses to part ways. इसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि the person has let us down.
Right. The person has betrayed us. Right. Or I'm not good enough. Right. We start to create different stories. Right. What stories did you create in your mind? So, as I mentioned, basically that person was kind of manipulating me in a So I've been manipulated. yeah. Okay, what else? So, for the longest time, I could not understand कि हो क्या रहा है. मैं ही तो कहीं गलत नहीं हूँ because I was questioning myself the most because उस इंसान को मैं ऐसे ऊपर रख रही थी ना पेडेस्ट्रल पे अपने दिमाग में. So मुझे लगा कि अगर हम में से कोई गलत है तो मैं ही गलत होंगी. ऑब्वियस है वो, ठीक है. तो बट देन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हुई एंड इट वॉज प्रूवन फैक्ट कि वही गलत है. इट इज़ ब्लैक एंड वाइट, देयर इज़ नो ग्रे जोन देयर. सो अब मुझे नहीं समझ आया था कि हाउ टू डील विद इट एंड हाउ टू टेल माई सेल्फ फर्स्ट कि ही इज़ रॉन्ग, यू नो, बिकॉज वो हो ही नहीं पा रहा था कि ही इज़ कि वो रॉन्ग. तो गलत हो ही नहीं सकता. एग्जैक्टली, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही है बिकॉज आफ्टर 8 years यू फील कि अरे यही तो पार्टनर है अब, मतलब यू नो यू गेट इन टू दिस फीलिंग. फैमिली बन जाता है वो इंसान, वो दोस्त रिलेशनशिप में तो नहीं रहता है. तो मुझे ऐसे लगा कि हाउ कैन दिस हैपन बिकॉज देयर वाज ब्लाइंड ट्रस्ट ओवर हिम. सो आई गेस उस टाइम पे मुझे नहीं समझ आया था हाउ टू नेविगेट ऑनेस्टली. इवन मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को भी नहीं समझ आया था कि इसको ठीक कैसे करना है, पागल हो चुकी है. मेरी बहन को भी नहीं समझ आ रहा था. एंड उस दौरान जिंदगी के बारे में, अपने बारे में, रिश्तों के बारे में क्या पता चला? Basically, I realized that I had lost myself way back since 2021 only. In a lot of things like जैसे मेरे डैड का हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गई कि मेरे घर में सब सही रहे. मतलब बहुत ही पैनिकी वे में फोकस्ड हो गई कि यू नो सब सही रहे. अगर किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ. मतलब एक्सट्रीम गिल्ट लेना फॉर नो गुड रीज़न. अगर मम्मी को डॉक्टर के पास जाना है और मैं नहीं अवेलेबल हो पा रही हूँ तो वो उनके लिए मैं कैब बुक कर सकती हूँ, बट नहीं, ये पागलपन कि मैं ही होनी चाहिए हूँ. हाउ कैन आई लेट दैट हैपन. मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ गिल्ट लेना फॉर स्मॉल थिंग्स. आई स्टार्ट डूइंग इट विद माई सेल्फ एंड देन धीरे धीरे आई गेस मुझे रियलाइज़ हुआ कि रिलेटिव्स भी एक लेवल तक ही आते हैं हेल्प करने के लिए, और वो रियलिटी चेक मिला उसके बाद. एंड व्हेन दैट हैपेंड, दिस ब्रेकअप थिंग, आई रियलाइज दैट आई थिंक आई वाज लॉस्ट व्हेन आई वाज विद हिम. आई थिंक आई वाज लॉस्ट नॉट बिकॉज नथिंग टू ब्लेम हिम, बट आई थिंक मुझे ही नहीं समझ आया था कि मैं क्या करना चाहती हूँ, जो कि कभी हुआ ही नहीं. हमेशा से मुझे पता था कि मुझे कभी ये करना है, कभी ये करना है. एक फेज़ आया जब मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना मुझे डांस करना, ना मुझे एक्टिंग करनी, ना मुझे लोगों से बात करनी, ना मुझे दोस्तों से मिलना है. बस यू शुड बी हेयर विद मी, बस वो होना चाहिए. तो वो मतलब आई वाज लॉस्ट एज अ पर्सन. और थैंक गॉड वो हार्ट ब्रेक हुआ. अब व्हेन आई लुक बैक आई फील थैंक गॉड, थैंक यू भगवान जी, वो हार्ट ब्रेक कर दिया आपने. But did you call him? Like जब we yeah. met movie है ना, उसमें सब कुछ लिख के just flush it and then give a call to him. Did you call him? I basically mailed him the whole PDF attached. Okay, where I explained. आज तक भी मैं चीख नहीं पाई हूँ उस पर, ठीक है. तो मैं उसे पूरा ऐसे PDF लिखा जिसमें मैंने लिखा कि when I first met you, this is how I felt, how could you do this and that. पूरी लंबी एक्सप्लेनेशन लिख रही हूँ एज इफ मतलब सामने वाला पढ़ने वाला है इतना. बट उसने पढ़ा था बिकॉज मैंने एक एक्सटेंशन होता है क्रोम पे जो डाउनलोड किया था कि कितनी बार मेल खुलता है वो सब पता चल जाएगा मुझे. तो सो बेसिकली आई डिड दैट ऑल्सो. देन मैं उसके घर के बाहर भी गई हूँ कभी कभी. तो ऐसी ऐसी चीज़ें करी है मैंने, गलत भी सारी चीज़ें. बेसिकली आई वाज जस्टिफाइंग दैट आई ऑलवेज लव्ड यू. इट्स लाइक अगर आप मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हो और अब आप मुझे ही ब्लेम कर रहे हो कि यू नो बिकॉज ऑफ यू आई डिड दिस रॉन्ग, और मैं जस्टिफाई करने में लगी हूँ कि नहीं आई लव्ड यू. यहाँ पे गलत क्लियरली आप हो. इश्क में भी जस्टिफिकेशन. हाँ, तो मैं जस्टिफिकेशन दे रही हूँ फालतू की कि मतलब क्या भाई, मतलब एक तो तेरी गलती, अब तू और मेरे ऊपर डाल रहा, मैं जस्टिफाई भी कर रही हूँ. अगर मान लो कि ये एपिसोड वो सुन रहा हो, what would you like to convey to him that you have not yet conveyed? And not from a space of resentment, from a space of self-healing. Because when you said कि मैंने अटैच भी कर दिया और क्रोम से वो एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर दिया कि देखो मैं कितनी बारी देख रहा है, दैट्स कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ सेल्फ, इट्स कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ रिजेंटमेंट. बट द इन्विटेशन इज इफ यू वर टू कम्युनिकेट समथिंग टू हिम नॉट फ्रॉम अ स्पेस ऑफ रिजेंटमेंट बट फ्रॉम सेल्फ हीलिंग. दोस्त, आई लव्ड यू. हम चल पाए नहीं चल पाए, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट आई जेन्युइनली लव्ड यू. So what would you communicate to him? I think मैं अब ये तो नहीं बोलूँगी because I think मैं अपने आप को भी पेडेस्ट्रल पे रखती हूँ कि I don't want to say that I loved you now.
because you don't deserve it now anymore. And it No, is whether he coming deserves from, it or not, that's a separate story. it But is you coming- loved him. Yeah, I did. हाँ, it's okay. But it is coming from this resentment feeling because Yeah. I think वो पूरा नहीं गया है. हाँ. But majority में I just want to say that I think give clarity to people. Don't lie to them. Even if it is a white lie, it is a lie. So just don't lie and waste their time. That's all I want to tell that person because he has this habit of doing Lying. it. Yeah, of lying. In general also. Irrespective of that. I think मुझे एक और चीज़ रियलाइज हुई इस टाइम पे कि वर्स्ट केस सिनेरियो में जब बहुत ज़्यादा टेंशन आती है आप वही करते हो जो आप हो उसका बस XX XXX कर देते हो. तो अगर आपका झूठ बोलने की आदत है तो आपको बहुत प्रेशराइज्ड मोमेंट में आप उसका सबसे ज़्यादा गंदे लेवल का झूठ बोल लोगे. तो अगर मेरे को चीट करने की आदत है तो मैं प्रेशराइज्ड मोमेंट का वेट नहीं करूँगी, मैं चीट कर दूँगी. वो मेरी हैबिट है. तो लोग बोलते हैं ना कि यार कि मैंने इसलिए किया क्योंकि प्रेशर मोमेंट था. नहीं, ये आप हो उस प्रेशर मोमेंट में आपने बस दिखा दिया. It's like there's a saying, when you get squeezed, हाँ, your real juice comes out. राइट. Yeah. I'm sure you would have loved something in him. या You would have liked something in him. ह्यूमर. Do tell him. Yeah, I love the humor part of this person, and also that he was never insecure about a lot of things. He always told me that, I'm standing there, you do whatever you want to do. But I think people change when it comes to their families and with guys in general in India. और आई थिंक उनकी भी गलती नहीं होती है. लड़कों के साथ ये कि जब वो फैमिली से बाहर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो फैमिली में होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. एंड नाउ आई गेट इट बिकॉज आई थिंक फैमिली का एक रोल होता है उनका जो उनको प्ले करना होता है और इसलिए वो स्टैंड नहीं ले पा रहे होते हैं. और घर के बाहर वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, लाइक अ बॉय अ गर्ल जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है. तो वो जब उनका वो टाइम आता है ना मर्ज करने का दो वर्ल्ड्स को, तो बहुत सारे लड़के नहीं कर पाते वो मर्ज. That's the reason why there are so many boys and only few men. या आई एग्री. So managing that balance is extremely difficult. Right. मानसी, एक और बात बताऊं कि इस दौरान I was just watching few of your reels on Insta. काफी बड़ी रेफरेंस दिया होता है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, योर एक्स. What is it? Is it resentment wrapped in humor, or is it a process to heal yourself? When I started, honestly, it was resentment. Then it got converted into the process of healing. And now it is, I'm just trying to monetize. It works. Yeah, now it works. So I'm just trying to monetize on X. Yeah. Okay, Yeah. so ऐसा कुछ नहीं. In fact, I want to say thanks to him. हाँ. कि भाई तेरे वजह से मेरी बहुत धंधा चल रहा मेरा है. बिजनेस तो चला. हाँ. तो आई थिंक दैट वाज द थिंग. बट स्टार्टिंग में आई थिंक आई रिमेंबर मैंने एक वीडियो बनाई थी आलिया भट्ट पे वे आई सेड कि ये रेड साड़ी पहनकर मैं एक्स की शादी में गई थी. एंड वो सिर्फ स्क्रिप्ट थी, वो रियल में कुछ नहीं था. बाई चांस उसी वक्त मुझे पता चला उसकी शादी हो रही है. मतलब कि क्या मैनिफेस्ट कर दिया है क्या मैंने, मतलब. तो हाँ, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मैनिफेस्ट करती है. I went for a marriage between Ranveer and Alia, and the moment Ranveer saw me, he fell in love with me, and that was another breakup. Yeah. So Mansi, help me understand. Having gone through the complete episode, right? It's like a complete wave where you go through grief. Grief has got the elements of judgments and resentment and blame and shame, and you start to get into an argument, and there comes a time when you just resign. right. And then from there, there's something that gets dissolved. You come out. You find the power within. इस पूरी journey में, how has it changed you as a person and your relationship with love and trust? I think with love and trust, relationship is not better. It is in fact worse. I'll be honest. I'm not gonna say something which is not the truth. Honestly, after that person also, I went with one more person, and that person was a scammer. Scammer, like literally taking money वाला scammer. So तो एक ने धंधा बनाया, दूसरे ने धंधा चौपट किया. Literally. So मुझे इससे प्यार मोहब्बत नहीं हो गया था उससे, but he was the only person on, like मैंने बम्बल भी इसलिए डाउनलोड किया because मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि यार कर डाउनलोड किया. मैं उसके साथ गई, मिली, मैं वो पंजाबी था, फुल हमारा वाइब सारे to be mentioned, or not all Punjabis are scammers. हाँ राइट. फिर ठीक मतलब है. I'm also पंजाबी फिर ठीक है. वाइब मैच कर रहा था उसके साथ. फिर ठीक है, अदरवाइज तो गलत हो जाता. एंड दैट टू फॉर अ चेंज वाइब मैच कर रहा था. सो मुझे लगा अच्छा है, सब सही है. ऑन थर्ड डेट ही आस्क्ड मी फॉर लाइक 15,000 एंड मैंने कुछ 7,000 दे दिए और मुझे डाउट होना लग गया था. बट आई वाज लाइक अरे कुछ नहीं होगा. मेरी हैबिट है ट्रस्ट करना. ये मैंने विद टाइम देखा है कि पर यार हमें भी थोड़े से पैसे चाहिए इसकी प्रोडक्शन के लिए. मिल जाएंगे ना. हाँ.
So this is something that happens with me a lot of times. तो फिर मेरी दोस्त ने बोला कि कुछ ऑफ है, तो मैंने उससे आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसके बहनों का नंबर सब मांग लिया, ठीक है. एंड मैंने उसका जो वो फाउंडर था एक पर्टिकुलर कंपनी का, उसने बोला था, तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स जो एक जगह पे जाकर आप देख सकते हो, ब्रांड और उसका फाउंडर और उनकी मेल आईडी, वो सब मैंने किया. मैंने कहा उस मेल से मुझे मेल भेज, वो सब किया मैंने. तो मुझे लगा नहीं सब सही है, सब सही है, मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ. और उसने मुझे वो पैसे भी वापस कर दिया इन सम टाइम. तो मुझे लगा सब सही है. अब 7th 8th डेट हो चुकी है, अब आई एम लिटरली क्लोज टू हिम. और फिर द मोमेंट आई गॉट क्लोज टू हिम, दिस पर्सन आस्क्ड मी फॉर लाइक 20,000 समथिंग, ठीक है. और मैंने दे भी दिए, ठीक है, क्योंकि अब तो प्यार मोहब्बत में आ गई ना बहन. तो अब तो मतलब कर ही दूंगी, राइट. तो अब मेरे ब्रेन, अब तो बहन भी आ गई और जीजा जी साथ में पैसे मांग रहे हैं. मतलब एग्जैक्टली. तो मेरा ब्रेन आई थिंक स्टॉप हो जाता है वंस आई एम इन लव, ठीक है. आई डू नॉट यूज माई लॉजिकल माइंड, वैसे ही कम है, और लव में तो और कम हो जाता है, ठीक है. तो आई वॉज जस्ट ओके विद दैट फैक्ट. देन मैं मुंबई चली गई थैंकफुली, एंड देन व्हेन आई केम बैक मुझे कुछ वियर्ड लगने लगा. मेरे दोस्तों ने भी पूछा कि ये क्या आइसोलेटेड रहता है. ऐसे जीजू कहाँ है, जीजू कहाँ है, ऐसे ही ना. हाँ, तो एग्जैक्टली बोला कि ये आइसोलेटेड रहता है क्या. मैंने कहा हाँ. एंड देन दे आस्क्ड मी और क्वेश्चंस. देन दे सॉ हिज इंस्टाग्राम पेज एंड देयर वाज जस्ट वन पोस्ट, 0 फॉलोअर. तब भी मैंने दिमाग नहीं लगाया. मतलब सोचो, इतना एविडेंट कि है मैं इंस्टाग्राम की क्वीन एग्जैक्टली और मेरा राजा 0 फॉलोअर. बट दैट इज व्हाट आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर, कि मैं चाहती हूँ कोई ऐसा इंसान ही मिले जो सोशल मीडिया फ्रीक ना हो, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि एक फ्रीक है दूसरा भी फ्रीक है. तो इससे मुझे अच्छा भी लगा वो इंसान. देन आई गॉट टू नो कि वो स्कैमर ही था, बिकॉज मैंने उससे बोल दिया था कि आई एम डेटिंग समवन जस्ट टू लाई, ताकि वो, अब मैं उससे ना दोस्ती यारी में इंफॉर्मेशन निकालूं. तो उसने दोस्ती यारी में मुझे बता दिया जो नेक्स्ट गर्ल को वो डेट कर रहा था, उसका नाम और उसकी पिक्चर. तो मैंने उनको कांटेक्ट कर दिया थ्रू इंस्टाग्राम, और उस बंदी ने तो 70,000 दिए थे. ओहो. तो मेरे को तो मेरे पैसे वापस मिल गए, क्योंकि मैं 70,000 में से ही. नहीं मेरे को अच्छा मेरे शुक्र है, पैसे ऐसा मिले नहीं थे. कि एक से ठीक है, लिए हाँ. चल पुराना लोन तो हाँ, चुकाया. हाँ, तो मैंने अपने पैसे वापस ले लिए थे, बट वो बेचारी के नहीं मिले. तो इससे मेरा जो ट्रस्ट कम ही होता जा रहा है विथ टाइम. इनफैक्ट उस टाइम पे बहुत ट्रस्ट था, अब नहीं है, क्योंकि अब एवरीथिंग इज ऑनलाइन. जब उस वक्त पे प्यार मोहब्बत हो रही थी तब कॉलेज में हो रही थी, कैंटीन में बैठ के हो रही थी. देयर इज दिस सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी कि ये बंदा भाग नहीं जाएगा, ये इस कॉलेज का बच्चा है, काम मतलब पढ़ाई करता है. तो आई थिंक अब तो ट्रस्ट कम ही होता है लव एंड ऑल में. बट हाँ, एट दैट पॉइंट जो आप बोल रहे हो कि देयर इज दिस पॉइंट विच कम्स व्हेन यू रिजाइन फ्रॉम द रिसेंटमेंट ऑल्सो. दैट हैपेंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस पेज. इट हेल्प मी बिकॉज मुझे वो जो होता है ना कि लोग रिप्लेस करते हैं एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से, मैंने वो नहीं किया था. मैंने उस पार्टनर को काम से रिप्लेस किया था, जिसके थ्रू मुझे बहुत अटेंशन मिल रही थी. तो वो अटेंशन वॉज ऑब्वियसली हेल्पिंग मी, क्योंकि आप डिप्राइव्ड ऑफ अटेंशन हो जाते हो जब पार्टनर जाता है. तो दैट आई थिंक हेल्प्ड मी टू कम आउट ऑफ दैट फीलिंग कि मैं यूजलेस हूँ, कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, कि आई एम अगली. दैट इज समथिंग जो मुझे नहीं फील हुआ बिकॉज ऑफ द अटेंशन आई वॉज गेटिंग आउट ऑफ माई वर्क. So Mansi, one of the patterns which is emerging for me is कि पहला the first gentleman, the first boy who was there a part of your life, you parted ways. दूसरा वाला स्कैमर है. उसके बाद मेरा काम है जहाँ से मेरे को अटेंशन मिलती है. वन ऑफ द थीम्स विच इज इमर्जिंग इज दैट मेरे को अटेंशन चाहिए बाहर से. सो सोशल मीडिया पे तो लड़कों से तो बहुत सारी अटेंशन मिलती होगी. हाउ डू यू रीवर्क ऑन योर रिलेशनशिप विद द नीड फॉर अटेंशन फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड? सो आई थिंक मेन से जो अटेंशन मिलती है ऑन इंस्टाग्राम वो तो काफ़ी क्रीपी होती है. मतलब आर्मपिट्स अटेंशन हो रही है लोगों को, पता नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं था कोई फेटिश होती है ऑनेस्टली. बट मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो 80% वुमेन है. तो उनसे जो मुझे अटेंशन मिलती है मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनकी अटेंशन बहुत रियल होती है. वो गर्ल अटेंशन होती है. दे आर आस्किंग मी अबाउट थिंग्स और दे आर टेलिंग मी अबाउट द एक्सपीरियंसेस. तो मुझे लगता है वो मतलब वो मुझे वैल्यूएबल समझ रहे हैं, है ना. तो वो अच्छी फीलिंग है. बट जब लड़के आते हैं तो वो मुझे इरिटेशन में ही कन्वर्ट होता है. वो अच्छा नहीं फील होता. मुझे लड़कों से अटेंशन में तब अच्छा फील होगा कि अगर सपोज मैं कहीं ट्रिप पे हूँ, मुझे कोई मिल गया, हमारी कोई बातें हो रही है विच इज़ नॉट अबाउट लुक्स, विच इज़ नॉट अबाउट वट यू डू, विच इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक मनी, इट इज़ अबाउट लाइफ. तब मुझे वो अटेंशन अच्छी लगेगी. अदर देन दैट तो नहीं. On the Insta, very boldly you talk about that this place can assist you in finding the right outfits for the curvy desi bodies. I mean, how did you come up with this statement? So basically it happened when I was in NIFT, I guess, NIFT Mumbai.
तो वहाँ पर जब मैं गई कल्चरल शॉक था पहले तो कि सबके अलग सेक्सुअल इंटरेस्ट थे, सबके अलग जेंडर्स में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं समझ आ रही थी, बिकॉज मैं डी से गई थी और डी का सबसे बकवास कॉलेज से गई थी। तो आई वाज लाइक कि ओके यहाँ पर, और सब ना वहाँ पर मॉडल लाइक थे। करण जौहर का Okay. ऐसा लग रहा है कि सेट है वो, ठीक है, जैसे हम देखते हैं Got मूवी it. में, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द आउटफिट्स लुक बेस्ट ऑन स्किनी एंड टॉल गर्ल्स, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ लॉजिकल रीजंस दैट आई कैन एक्सप्लेन लेटर। बट तो मुझे उस वक्त लगता था कि यार मतलब मैं तो छोटी सी हूँ, मोटी भी हूँ, ठीक है, और मतलब अभी मेरा वेट लूज हो गया, बट मैं तब हैवी भी थी कंपैरेटिवली। एंड आई वाज लाइक यार ये क्या है। और मैंने नोटिस किया कि बहुत सारी जो देसी गर्ल्स है दे आर कर्वी ओनली, एक्चुअली मेजॉरिटी इन फैक्ट, कि उन सब की पेयर शेप बॉडी ही होती है, वेयर बम इज़ द वाइडेस्ट पार्ट, और दे हैव हेवी बर्स्ट विच इज़ नॉर्मल इन इंडिया। बट उसके लिए इतना ज़्यादा फैशन है ही नहीं, उस वक्त तो नहीं था, अब तो लोग बहुत वो हो गए, उनके दिमाग आ चुका है। तो उस वक्त आई थिंक मुझे रियलाइज़ हुआ था कि कर्वी देसी बॉडीज़ का गैप है, बट देन आई डिड नॉट मेक एनी एफर्ट टू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज मैं खुद ही सीख रही थी, मैं खुद ही स्टार्टिंग जीरो से थी, कि मुझे खुद को आता नहीं था, मैं खुद को हेल्प कर रही थी पहले, तो मैं दूसरों को क्या करूँगी। बट विथ टाइम व्हेन आई स्टार्ट दिस पेज आई रियलाइज कि मेरे पास वही लोग सबसे ज़्यादा आ रहे हैं जो जिनकी कर्वी देसी बॉडी है, हु हैव फ्लैब्स, हु हैव tires back pay, who have belly fat, who have thick thighs. तो I felt कि उनके लिए वीडियोस बनाना ज़्यादा important है than the mainstream standards of beauty जो रहे हैं अभी तक, उनसे बनाने से ज़्यादा, बिकॉज वो तो Pinterest पे आपको मिल जाएंगे सबके आउटफिट्स। वो कहते हैं कि जब हम किसी काम को एक पर्पस से करते हैं ना, इट हील्स अस। व्हाट वाज योर रिलेशनशिप विद योर ओन बॉडी व्हेन यू सेड कि मैं छोटी सी और मोटी सी थी एंड नाउ आई हैव लॉस्ट वेट? सो व्हाट वाज योर रिलेशनशिप विद योर बॉडी एंड हाउ हैज इट ट्रांसफॉर्म्ड योर रिलेशनशिप विद योर बॉडी नाउ? सो आई थिंक ग्रोइंग अप ओनली, जब मैं स्कूल में थी तो मुझे छोटा हाथी मैंने सुना अपने लिए, ठीक है, और मेरी मूछें भी आती थी। अब मैं इतनी कॉन्शियस हूँ अपनी मूछे को लेकर कि मैं अभी भी अपर लिप्स करवा कर आई हूँ, ठीक है। तो ऐसे छोटी चीज़ें मेरे को बहुत बॉदर करने लग गई थी बचपन में, तो बहुत ज़्यादा। मैं तब शाय थी, तो मैं बोलती नहीं थी, तो मैं स्टेप बैक करना स्टार्ट हो जाती थी चीज़ों से। देन आई रिमेंबर आई वॉज इन डांस क्लास, डांस वॉक्स में थी मैं, और मैं प्रॉपर डांस करती थी, राइट, अच्छे से डांस करती थी, लाइक जैज़ वॉज माई फॉर्म। तो मैंने एक दिन बहुत अच्छी डांस क्लास हुई, मैंने डांस किया एंड आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट इट। और मैं वेट करूँ कि अब मेरे पास ना टीचर आएगी और मुझे बोलेगी कि क्या अच्छा डांस किया। उसने आकर मुझे बोला आई थिंक यू शुड रिड्यूस वेट। आई एम लाइक अरे भाई, मतलब है ना, मतलब मैं बच्ची हूँ, तो मुझे उस वक्त नहीं पता कि वो क्यों बोल रही है। मुझे उस वक्त ये लगा कि मेरी बेइज्जती हो रही है, राइट। तो उसने मुझे बोला कि एंड हाउ ओल्ड वर यू? आई थिंक आई वाज इन 6th क्लास, आई थिंक, वाओ, या आई वाज इन 6th क्लास, 8-9 year old. हाँ, राइट। एंड 9-10 मैं, year और उस old. वक्त भी मैं जोक मार रही हूँ कि बट मुझसे ना लड्डू नहीं छूटते हैं, ठीक है। और उस वक्त भी मैं जोक मारी, पता नहीं क्यों। मतलब अब मेरे को कोई ये बोलेगा तो मैं, मतलब आई विल गिव अभी इट क्या बैक। कहोगी? अब तो मैं बोलूंगी कि अपने आप को देखा है, हाँ, और ठीक है? लड्डू अभी भी नहीं छूटते। हाँ, लड्डू अभी भी नहीं छूटता, नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा मन नहीं करेगा, हाँ. ठीक है। बट उस वक्त मैं मजाक कर रही थी कि लाइटली लेने के लिए उस सिचुएशन को। उसके बाद वो ख़त्म हुआ, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि डांस में भी ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्किनी गर्ल्स होती थी, बस डांसर्स वर सपोज टू बी स्किनी। तो अब लाइक यू कैन सी हर्ष एंड सो मेनी डांसर्स हु हैव वेट एंड दे लाइक दे रियली डांस वेल, दे आर द कोरियोग्राफर्स। डांसर्स छोड़ो तो पूरा से सिखाते हैं डांस, बट उस वक्त नहीं था। तो मुझे, मैं आई यूज्ड टू लुक इन द मिरर एंड आई यूज्ड टू फील कि शिट, मतलब यार मैं कैसे मूव करूँ सेम मूव, और मेरे आसपास की जो लड़कियाँ वो बिल्कुल पतली हैं और अच्छे से जैज़ वॉक कर रही हैं, मैं उनसे बेटर कर रही हूँ, बट आई डोंट हैव द कॉन्फिडेंस नाउ। तो धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा था। देन आई वेंट इन टू नेफ्ट, देन आई वेंट इन टू DU, जहाँ बिल्कुल ही ड्रॉप हो गया कॉन्फिडेंस, बिकॉज वहाँ पर बड़े मीन लोग थे एंड दे ऑल यूज टू जज ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स। तो आई स्टिल रिमेंबर जब मैं कॉलेज कैंटीन के बाहर गई और हम सब ऐसे ग्रुप में ही थे और हम बाहर नींबू पानी पीने गए थे, एंड वन ऑफ द गाइज आज में सम इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, कुछ तो करंट अफेयर्स से लिंक्ड, और मुझे वो नहीं पता था। मैंने बोला मुझे नहीं पता यार, मतलब क्या हुआ इसमें। तो उसने बोला ओ माई गॉड यू डोंट नो, मतलब तेरे में ना तो शक्ल है ना अक्ल है, एंड विद द गंदा फेस, ठीक है, सिर्फ फुल ऑन, ठीक है। और उस वक्त मैं जोक मार रही हूँ, मैं क्यों जोक मार रही हूँ, ठीक है, उस वक्त मैंने कोई तो जोक मारा, मुझे अब याद नहीं है। और एंड देन आई स्टॉप्ड गोइंग टू दैट ग्रुप,
ठीक है, एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग लेस टू द डांस क्लासेस ऑल्सो. मैंने ये नोटिस नहीं कर रही हूँ कि मैं कर रही हूँ, बट ये सबकॉन्शियसली आई एम टेकिंग अ स्टेप बैक लाइक वॉकिंग आउट. बट मैं उसको जोक में भी बना रही हूँ अपने दिमाग में, बट वो हेल्प नहीं कर रहा है मुझे ज़्यादा. देन आई वेंट इनटू निफ्ट विच लिटरली चेंज, बिकॉज वहाँ पर ना कोई एज शेम होती है, ना कोई जेंडर शेम होता है, ना कोई बॉडी शेम होती है, कुछ शेम नहीं होता है. बट हाँ, अगर आपकी पर्सनालिटी नहीं है तो शेम होती है. अगर आपको बोलना नहीं आता तो शेम होता है, आपको कपड़े पहनना नहीं आता तो शेम होता है. बट आप कैसे दिखते हो, या आप कहाँ से आते हो, या आपका क्या सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, उस पर तो कोई शेम ही नहीं होता. आप लाइक ओपन माइंडेड लोग हैं थोड़े. तो आई थिंक नाउ तो आई डोंट हैव एनी एज सच इनसिक्योरिटी. अभी भी है, बट मतलब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता. अगर वो इनसिक्योरिटी पे कोई कुछ बोल भी देगा तो मुझे लगेगा तो क्या करूँ मैं उसका. For the longest period of time, every time I would stand next to a person who's taller than me, I would feel inferior. ठीक है, मुझे लगेगा कि नहीं यार वो तो ज़्यादा स्मार्ट है मुझसे. जैसे tall, lean guy, I would say, wow, he's better looking. And I would just shrink in my body. Right. And we are doing a research as an organization जब हम देख रहे हैं कि what's your relationship with your body and how does that impact in terms of your relationship with yourself. And that shows up in your relationship with others. Right. Because मैं अपनी skin के अंदर I'm not comfortable, that's the reason I'm not comfortable with you. Right. पर निफ्ट में if you can just take us through those one or two moments that helped you to get out of this groove. ऐसा क्या हुआ जिससे आप ग्रूव से बाहर आ गए? सो एक मैं निफ्ट में लेट पहुंची थी. जब सबके ग्रुप्स बन चुके थे तो मैं हर रात रो ही रही थी. वही कर रही थी जो मैं पहले भी कर रही थी, कि हर रात को रोती थी 1 महीने तक कि यार कैसे करूँ, सब ऐसे बात करते वैसे बात करते, बहुत ही हाई लेवल के लोग हैं यहाँ पर, ये वो. और सुबह जाकर ऐसे बनती थी कि मैं ही कूल हूँ, बिकॉज फेक इट टिल यू मेक इट अगेन. ठीक है, बट देन मेरे दोस्त बनने लग गए. वो ना वो कौन सी मूवी थी, कभी खुशी कभी गम? हाँ, है ना? हाँ, सुबह मैं ऐसे ही बनती हाँ. थी और रात को मैं रोती थी. Yeah. ठीक है, तो रात को मैं बिल्कुल ऐसे बागबान बन रही हूँ. तो 1 महीने के बाद आई थिंक जब मेरे दोस्त बनने लग गए तो वो बहुत ही अच्छे लोग थे. मतलब आई स्टिल हैव वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम देयर. तो मुझे नहीं आता था हाईलाइटर क्या होता है, ब्लश क्या होता है, बॉडी टाइप क्या होती है, मेरे पे कौन सा टॉप सूट करेगा, टॉप्स होते कौन कौन से है, क्या जीन्स पहनी, कुछ नहीं पता था मुझको. तो उसने मुझे एक्चुअली सिखाया. उसने मुझे वीडियोस भी भेजी, मैंने देखी. रात को मैं बैठ कर देखती थी जब लोग पार्टीज में जाते थे. फिर आई ट्राई टू पुट दैट ऑन माई सेल्फ, किया ट्राई किया चीज़ें, रात को बैठ कर पिक्चर्स भेजी उसको एंड ऑल. तो उससे क्या होता है कि आप मतलब खुद इम्प्रूव होने लग जाते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाता है. और आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे, सपोज आप क्लास में गए हो और किसी ने बोल दिया वो इट लुक्स नाइस, लाइक मैं स्लीवलेस नहीं पहनती थी till that time. Then one day I wore that sleeveless top because मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बोला, अरे पहनना अच्छी लगती, तू ज़्यादा सोच रही है. और मेरी जेन्युइनली इतनी हैवी आर्म्स थी भी नहीं, मैं एक्चुअली ज़्यादा सोच रही थी. ठीक है, अब मैं ऑब्वियसली स्किनी से कंपेयर करूँगी तो मैं नहीं जीत सकती उस सीन में. ठीक है, तो मैं गई पहन के एंड मुझे 2-3 लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया. तो आई वाज लाइक ओ या एक्चुअली मैं ज़्यादा सोच रही थी. मतलब सो धीरे धीरे ऐसे वो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया निफ्ट में. सो दैट इज़ what happened there. Yeah. Do clothes matter so much? I mean, my team asked me to wear certain kind of clothes, and I've got no sense कि मेरे को क्या पहनना चाहिए, to tell you the truth. But would love to hear from the horse's mouth. So ideally, it should not matter. Fashion is supposed to be a luxury thing. आपको खाना पानी नहीं दे रहा है. But unfortunately, clothes do matter because we do judge a book by its cover, not like जो हम बोलते हैं कि नहीं बुक को मत जज करो. हम करते हैं, हम सब ही करते हैं, जब हम अपने अकेले रूम में करें या सबके सामने सूफी मोती वाला की तरह करें, बट हम सब करते हैं, राइट. तो बहुत सारे लोगों के क्लोथ्स नीड है. मतलब अगर मुझे इंटरव्यू क्रैक करना है तो मैं उस वक्त ये नहीं सोचूंगी कि आज तो मैं रेवोल्यूशन लेकर आऊँगी, क्लोथ्स डोंट मैटर. नहीं, क्लोथ्स डू मैटर एंड आई हैव टू फिट इन एंड आई हैव टू गिव दैट इंटरव्यू. और मुझे वो पास भी करना है तो मैं वो पहनूंगी जिसमें मतलब मुझ पर ट्रस्ट आए सामने वाले इंसान को. और अगर मुझे आज इंटरव्यू पे आना है यहाँ पर, अगर मैं नॉर्मल कपड़े पहनकर आ जाऊँ, अगर मेरे में उस लेवल का कॉन्फिडेंस है कि मैं नॉर्मल कपड़े पहनकर भी उतनी ही बकचोदी कर सकती हूँ तो गुड. ठीक है, और अगर नहीं कर सकती, आई नो कि यार मैं फैशन कंटेंट बनाती हूँ और मैं अच्छे कपड़े भी पहन के नहीं जा रही हूँ, तो मैं लोग कहेंगे ना क्या कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, तो मतलब बिल्कुल ही. तो आई थिंक क्लोथ्स डू मैटर एंड इट हैज़ बिकम द नीड नाउ बिकॉज यू गेट जज्ड बाय पीपल अ लॉट. एंड बेसिकली फैशन और क्लोथ्स इज लाइक अ बिजनेस कार्ड. तो जैसे आप बिजनेस कार्ड देते हो, Never looked at that
through that lens. So Yeah. it's almost like कि आप बता रहे हो कि अगर कोई baggy clothes पहनता है तो that person is very chill. कोई बहुत ही ऐसे normal formal wear पहन रहा है बहुत अच्छे से तो ऐसा लगता है कि अब टाइट होगा ये इंसान थोड़ा. और जैसे आज मेरे पास 2 outfit options थे. One was like little classy chic और मुझे पता मैं वो नहीं हूँ. ठीक है तो मैंने वो नहीं पहना. मुझे पता मैं थोड़ी chill इंसान हूँ और थोड़ी statement वाला कुछ पहनना है तो मैंने वो पहना कि थोड़ा pastel ज़्यादा इतना कोई बहुत ही heavy थिंग नहीं रखनी तो वो ब्रांडिंग है ना आपकी. And when you work with desi bodies, what kind of styling statement do they ask from you? And what advice do you offer to them? So most of them are insecurity based questions. Tell me more about that. For example, one of the girls asked me कि उसकी पंजाबी वेडिंग है गुरुद्वारा में होगी. The guy is 6 feet tall and वो 5'1" या 5 कहीं लाया It's the Amitabh Bachchan, हाँ Jaya Bachchan kind of a राइट जोड़ी. एंड लाइक 5 भी मुझे लगता है वो बोल रही थी 4'11" लग रहा था मुझे क्योंकि मुझे लग रहा था वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है. ठीक है दैट्स फाइन. तो शी वाज लाइक कि मैं बहुत इनसिक्योर हूँ क्योंकि वहाँ पे हील्स भी नहीं पहन सकते अंदर शादी होगी तो अब मैं क्या करूँ. अब तो मतलब आई हैव टू फेस इट कि इंच में हील्स में तो फिर भी आप 6 इंचेस पहन सकते हो एक बार के लिए. सो शी वांटेड सम आउटफिट जिसके अंदर वो थोड़ी लंबी लगे थोड़ी पतली लगे बिकॉज शी हैड अगेन heavy bust and heavy bum area so वो भी उसको bother कर रहा था कि the guy is really hot he's really nice या लोग क्या बोलेंगे मतलब लोग क्या बोलेंगे was a big concern for her. Yeah. So I create this whole presentation where I understood कि अच्छा उसका body type क्या है और वो क्या चीज़ें और उसकी personality भी क्या है उसे क्या colors चाहिए एंड क्या क्या सूट आ सकते हैं उसका रेंज क्या है बजट रेंज क्या है उसके अकॉर्डिंगली आई क्रिएटेड दैट डेक फॉर हर एंड इट हेल्प हर मतलब ऑब्वियसली एट दिस स्टेज जब आपकी शादी है आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप कंफर्टेबल रहो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो. अब आप ये नहीं सोच सकते कि बॉडी पॉजिटिव कुछ भी पहनूंगी मैं तो नहीं हो सकता है क्योंकि आप उस दिन रेवोल्यूशन नहीं ला सकते हो ना. आपको एक्सेप्ट ही करना है. हाँ आपको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. उस दिन तो नहीं कर सकते आप जब आपकी शादी हो रही है तब आप वही पहनोगे जो आपको पता है आप पे बिल्कुल किलर लगेगा अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप. सो मोस्टली ऐसा क्वेश्चंस होते हैं. कभी कभार ऐसा भी है जैसे there's this young girl who keeps messaging me जिसके बारे में मुझे सब पता है उसके रिलेशनशिप के बारे में. ठीक है A to Z. So she asked me कि there's this guy who is coming and मैं नाइट आउट के लिए जा रही हूँ नाइट स्टे के लिए तो मुझे ना कुछ ऐसा आउटफिट बताओ जो नाइट स्टे पे पहन भी सकते हैं हॉट भी हो बट ज़्यादा रिवीलिंग भी ना हो और मैं बैठ कर उसके लिए ऐसे ढूंढ रही हूँ. मतलब ऑब्वियसली उसके लिए मैं चार्जेस नहीं ले रही हूँ कोई 1-on-1 सेशन के बट क्योंकि मुझे मज़ा आ रहे हैं वो करने में उसके साथ. बट मेरा कंसर्न ये था कि भाई ये पता है ना सबको तेरे मम्मी पापा को. ठीक है पता चले मेरे नाम का पर्चा फाड़ दे. मतलब कुछ पंगा वंगा ना हो जाए पता नहीं कौन सा बंदा क्या है. तो मैं हमेशा डिस्क्लेमर के साथ रिप्लाई करती हूँ कि आई होप यू नो व्हाट यू आर डूइंग दिस इज व्हाट यू कैन डू. ठीक है. सो दीज आर द क्वेश्चंस जो मोस्टली आते हैं कि मेरी फेयरवेल पार्टी है मेरी हैवी आर्म्स हैं तो मैं कैसे ब्लाउज पहनूँ. तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं इनसिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चंस. And how does the tips that you offer to them, how do that change their own confidence level with themselves and the way they carry in their world? आई थिंक इट डज बिकॉज जैसे उस ब्राइड ने भी मुझे टेक्स्ट किया कि इट वॉज रियली नाइस आई फेल्ट सो गुड और पिक्चर्स भेजी. देन दिस गर्ल ऑल्सो टेक्सटेड मी कि मेरे को बहुत मज़ा आया. ठीक है थैंक यू सो मच ये वो तो अच्छा लगता है तो वो देख के कि अच्छा आप हेल्प कर पा रहे हो किसी को भी जो कि आपको पता मिला कि आप हेल्प कर सकते हो. ऑनेस्टली मुझे कभी नहीं पता था ये बात कि मैं हेल्प भी कर सकती हूँ इन बातों पे क्योंकि मैं खुद एक टाइम पे हेल्प ले रही थी इन्हीं चीज़ों पे. तो ये तो बिल्कुल मैंने नहीं सोचा था. बट हाँ मतलब इट चेंजेस देम बिकॉज मेरे को खुद को ही जब मैं बेटर हो रही हूँ तो अच्छा लग रहा है तो उनको क्यों नहीं अच्छा लगेगा बेटर होकर. लड़कियों को स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है अगर वो ड्रेसिंग उनकी अपलिफ्ट होती है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ डोपामीन ड्रेसिंग बिकॉज इट्स एक्चुअली अ टर्म वेयर when you wear good clothes according to what suits you It takes your confidence to the next level. Another level and makes you happy. मेरी तो तबीयत ही ठीक हो जाती है अगर मैं तैयार हो जाऊँ. We are talking about that how social media has impacted the way we look at ourselves. Everyone is dressed so well on social media. हर इंसान ऐसा लगता है जैसे आपने कहा ना रईस लगता है राइट. गुच्ची से प्राडा तक अरमानी से वर्साचे तक सारे ब्रांड्स पीपल शोकेस. Right. Don't you think that we are actually making money from people's insecurity? True.
we are making money out of their insecurities and out of our own insecurities also. And it is wrong. मतलब इन सब में जीत कौन रहा है? ब्रांड्स, और कोई नहीं जीत रहा. तो लोग भी नहीं जीत रहे हैं ना, वो कुछ मतलब ठीक है वो सीख रहे हैं वो अपने. अगर सपोज मेरे हैवी आर्म्स है और मुझे पता चल रहा है कि मुझे ब्लाउज ऐसा पहनना है, तो मैं इन टर्म्स ऑफ शायद मेरे स्मॉल विन्स होंगे कि शायद मुझे कल किसी की शादी में जाना है जहाँ पर मेरे रिलेटिव्स हैं, जैसे स्पेशली जो लेडीज़ होती है ना 35-40 ईयर्स की, उनको तो बहुत ही फ़र्क पड़ता है कि उनकी जेठानी और ये और वो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, वो कैसे लग रहे हैं. तो अगर उनका ये स्मॉल विन हो जाता है नेक्स्ट डे शादी जाकर जहाँ वो अच्छी लग रही है, तो उनके लिए तो पूरा महीना बन गया. ठीक है, तो इसी बात में खुश हो गई ना बहुत ज़्यादा, तो उनकी वो स्मॉल विन है. बट ऑन द बिगर लेवल इफ़ यू सी बर्ड्स आई व्यू से, तो इनसिक्योरिटी को ही हम खाना खिला रहे हैं कि यू नो आप ऐसे हो तो आप ये पहनो, आप वैसे हो तो वो पहनो, बट आप क्या कर सकते हो उसके अलावा. एक तरीके से मतलब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती उस बंदी को कि भाई तू तो जलवा दिखा दे अब स्लीवलेस पहन के, नहीं दिखा सकती ना वो. तो द पॉइंट इज कि दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. मतलब यही है, वी हैव टू गो विद द फ्लो, बट वी हैव टू फाइंड वेज टू नेविगेट through it. You know, as much as you are looking for those small wins for yourself, I'm sure जिस मानसी मैं अभी बात कर रहा हूँ, वो मानसी is quite confident, she's quite grounded. What is the process that you have gone through internally that you have not put it on social media? वो कहते हैं ना यार, the challenges, the hard work is always private, Right. which is the healing process. What process have you gone through that has helped you to stay so grounded? I had taken therapies also earlier in 2021. वो मैंने किसी को नहीं बताया, मम्मी को भी नहीं बताया है. उनको मैं बोलती थी कि मेरी मीटिंग है अंदर, ठीक है, क्योंकि विजुअल होता था वो, वर्चुअली होता था, सॉरी. तो आई थिंक दैट हेल्प्ड मी for some time. What kind of therapy, if you are comfortable talking about? Yeah, as in through losses. वो मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था, बहुत पैनिक अटैक्स होते थे. तो she just helped me to be normal about it. What I have learned from there is that हम बहुत कोशिश करते हैं कि ये मुझे जो फीलिंग है मुझे फील ना हो. वो सबसे वर्स्ट थिंग है, क्योंकि और अपने ऊपर आप स्ट्रगल कर रहे हो कि जो फीलिंग फील हो रही है उससे अब आप लड़ भी रहे हो. ठीक है, वो तो है ही. तो आप जब एक्सेप्ट कर लोगे तो वो आपको उसके सोल्यूशन निकालना है, उससे लड़ना है, इससे नहीं लड़ना जो प्रॉब्लम है, राइट. तो आई थिंक थेरेपी हेल्प्ड मी. अब मैं नहीं लेती हूँ बिकॉज मुझे ये भी लगता है, अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि थेरेपी एक लिमिट तक ही लेनी चाहिए. So Mansi, tell us more about when you said कि यार मैं थेरेपी के बारे में कभी किसी को बताया नहीं. बिकॉज वो थोड़ा टैबू लगता ही है अभी भी. और मतलब आई थिंक अगर मैं थेरेपी के बारे में मम्मी को भी बताती तो वो ये बोलती कि हाय थेरेपी क्या प्रॉब्लम है, मुझे बता दे क्या प्रॉब्लम है. तो उनको नहीं समझ आता कि यार आप अपने आप को तो हेल्प नहीं कर पा रहे हो, मुझे क्या हेल्प करोगे, ठीक है. और उस वक्त कोई मुझे हेल्प नहीं कर पा रहा था. एंड फॉर्चुनेटली मेरे को आई वुड हैव टू थैंक माई एक्स फॉर दैट कि उसी ने मुझे बोला था कि भाई तू थेरेपी ले, बिकॉज यू आर नॉट ओके. बिकॉज आई यूज्ड टू scream a lot and shout a lot and throw things and hit myself only, really bad things. So and obviously shout on him also. So that's why I kind of have respect also for him, because I feel कि वो था उस टाइम पे जब बहुत बुरा टाइम था. तो जब मैंने थेरेपी ली, आई स्टिल रिमेंबर मेरा जो फर्स्ट सेशन था उसमें मैंने कोई बात नहीं करी है. मैंने पैसे दिए सिर्फ रोने के. वो वहाँ पर बैठी हुई हैं और मैं सिर्फ रोई हूँ फॉर लाइक 1.5 hours, दैट्स ऑल. एंड शी हैज जस्ट सेड ओके बाय. एंड वो मुझे सही लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं कहीं रो नहीं पा रही हूँ, कहीं रो ही नहीं पा रही हूँ. ठीक है, बिकॉज ऐसा होता है ना कि घर पे जब ऐसा कुछ होता है तो समवन हैज़ टू स्टेप अप एंड बिहेव नॉर्मली. तो वो मैं कर रही थी और मैं कोशिश भी कर रही थी कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांगली कर सकती हूँ. बट विद थेरेपी आई फेल्ट कि मैं यहाँ बोल सकती हूँ, यहाँ मैं रो सकती हूँ. बट थेरेपी का भी एक लेवल होता है, मतलब एक पॉइंट के बियॉन्ड नहीं भी करनी चाहिए आई फील, बिकॉज फिर आप उस पर भी डिपेंडेंट होने लग जाते हो. तो तब तक ही करनी चाहिए जब तक हेल्प चाहिए. But tell us, what are those therapy sessions like? What होता क्या है उस थेरेपी सेशन में? So first session was this only where she was like कि हुआ क्या, and मैं रो रही हूँ और मैं रो ही रही हूँ, कुछ नहीं हुआ उसमें. फिर सेकंड सेशन, बिकॉज मैं बताती हूँ उससे पहले भी मैंने एक थेरेपी सेशन लिया था जो मेरी दोस्त ने मुझे बोला. और वो बंदी बहुत यंग थी. उसको सॉरी मैं सच ही बोलूँगी, नहीं अच्छी थी वो बंदी बिल्कुल भी. वो मुझे कहती है एक बॉल लो और दीवार पे फेंको और ये करो. अरे ये मुझे ChatGPT भी बता देगा और मुझे ऑनलाइन भी पता चल जाएगा कि ये करना है, राइट. मुझे वेज मत बता बहन कि क्या करना है. तो और वो खुद कुछ ना काम करते करते मुझसे, मैंने कहा ये भाई काम करते थे कैसे बात कर सकती है, राइट. तो
ऐसे बहुत बुरे थेरेपिस्ट भी होते हैं, बट थैंकफुली आई मेट दिस वन हु इज़ रियली गुड। तो उन्होंने मुझे स्पेस दी सिर्फ रोने की। फिर नेक्स्ट सेशन हुआ वेयर अगेन आई क्राइड ऑनली। 2 सेशन में बस रोई हूँ। थर्ड सेशन में शी आस्क्ड मी कि हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू फीलिंग, उनकी प्रेजेंस आपको कैसे फील होगी। बेसिकली मैंने आफ्टर डैड करा था ये थेरेपी। एंड देन शी यूज्ड टू मेक मी क्लोज माई आईज, मेक मी गेट इन टू द subconscious mind through some ways, and then make me talk to him in few ways, where talk to him, what do you want to say, क्या रह गया आपको, क्या बात करनी थी जो नहीं बात कर पाया आप, वो सब। और फिर एक टाइम आया where she does this cut the thread kind of thing, where there's this cord with the other soul that you have, and you cut it, and then you let the other person also be, जो भी उनकी नेक्स्ट लाइफ है, एंड यू ऑल्सो गेट चिल नाउ कि भाई अब ये हो गया ना, एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ा मुश्किल गेम होता है आई थिंक हर लॉस में। तो वो आई थिंक हेल्प करा थेरेपी से काफ़ी। हाँ, सो देयर लेयर्स ऑफ फीलिंग्स, एज इन फर्स्ट इज रिसेंटमेंट वे आई एम सेइंग कि ऐसा हुआ ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ सॉरी मैं कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। बिकॉज मैं बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही थी आफ्टर हिज दिस, मैं बहुत नॉर्मल बिहेव, मैं रो ही नहीं रही थी, विच इज़ नॉट नॉर्मल। तो उसके बाद आई थिंक मैं धीरे धीरे रो रही थी, वो भी वॉशरूम में अकेले कहीं पर जाकर और सब खुले में रो रहे हैं, पर लोग हग भी कर रहा। मैं हग नहीं करती, मैं हग वाली इंसान नहीं हूँ, तो मेरे को और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। और मैं नॉर्मल बिहेव और करने की कोशिश कर रही हूँ, उसमें अलग फाइट जा रही है मेरी, पता नहीं क्यों। रोना आना तो रो लो ना, तो उस वक्त नहीं होता था। अगर मुझे रोना आना मैं नहीं रोऊंगी, ठीक है। मैं टफ इंसान हूँ, ऐसे रहती थी मैं बहुत ज़्यादा। थेरेपिस्ट ने उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बिकॉज शी लेट मी क्राई। वो ही मिसिंग था सबसे ज़्यादा। एक्सेप्टेंस आ गया मेरे अंदर कि ओके now he's no more and now I have to like move on with this feeling। तब आता है गिल्ट कि फक मैं शायद हेल्प कर देती, शायद मैं ये कर देती, मैं कितनी मीन बच्ची हूँ, मैं तो बहुत ही बुरी डॉटर हूँ, आई डिड नॉट हेल्प हिम एंड और कभी कभार आप उस वक्त ना बहुत रिबेलियस होते हो, तो आप कभी कभार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में इतने गुस्से होते हो उनकी स्टूपिड बातों में कि गुड नाइट नहीं किया, कि एक्चुअली आपके डैड और आपकी मॉम इतने बड़े हो रहे हैं और रियल टाइम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि आप उनको देख ही नहीं रहे हो। तो आपको उस वक्त सब फील होता है कि आप कितने बुरे हो, ठीक है। तो मुझे अपने आप से सेल्फ हेट्रेड बहुत ज़्यादा लेवल की हो गई थी कि आई एम सच अ बैड डॉटर, आई डोंट रिस्पेक्ट माई फैमिली, आई एम दिस, आई एम दैट। वो मुझे बोल रहे थे कि इंजीनियर बन जाओ, मैं बन जाती, मैं कोई था कि मुझे कुछ और बनना है, जबकि अब मैं सोचती हूँ, मुझे समझ आता है कि नहीं यार, मेरी भी अलग लाइफ थी, बट उस टाइम मुझे लगा कि मैं बहुत गलत थी। एंड दैट्स हाउ एक्स थिंग ऑल्सो वर्क इन, बिकॉज जब मेरे को अपने से इतनी सेल्फ हेट्रेड हो गई, एंड देन दिस इज वन पर्सन हु इज टेलिंग यू कि आई विल टेक केयर ऑफ यू बीइंग अ बिगर पर्सन, तो नाउ आई एम लुकिंग अप टू हिम। तो वो ऐसा हो गया कि पहले मैं खुद गिरी नीचे और अब दूसरा इंसान आकर मुझे हेल्प कर रहा है, तो मैं उसको बहुत ही ऊपर पेडिस्टल पे रख रही हूँ। सो आई थिंक दैट इज़ वट हैपन। तो शी हेल्प मी अंडरस्टैंड कि अच्छा इमोशंस हैं क्या क्या, एक गिल्ट है, एक एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है, वो है। तो शी लेट मी अंडरस्टैंड कि इमोशंस के नेम क्या है, पहले मिक्स जो है उनको अलग अलग करो बेसिकली। And now, how comfortable are you with different emotions, and which emotion are you most comfortable with? Which emotion do you still struggle with? I think I still struggle with guilty feeling। और वो बहुत ईजी है, जैसे वो स्कैमर भी था, उसने भी यही यूज़ किया, उसको ये दिख गया था कि मैं बहुत जल्दी गिल्ट लेती हूँ कि मेरे वजह से कुछ गलत तो नहीं हो गया ना, मैं ऐसे पूछती रहूँगी टाइप्स। तो वो उसने वही मेरे साथ गेम खेला कि व्हाट यू थिंक आई एम स्कैमिंग यू, ठीक है, ले अपने पैसे, ठीक है, आई एम नॉट स्कैमिंग यू। और यही मेरे एक्स ने भी किया था कि you never loved me, I taught you how to love and stuff like that, after doing all the wrong things, and I'm taking guilt, not like I'm telling them कि you shut up, no, I'm taking guilt। तो मेरे को गिल्ट देना बहुत ईजी काम है। मेरा मानना है कि हम जिंदगी में वो चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जो अंदर से हम हील नहीं करते, ठीक है, जहाँ पे हम इनकम्प्लीशन को कंप्लीशन की तरफ ढूंढ रहे होते हैं। दैट्स द काइंड ऑफ सिचुएशन, दोज आर द काइंड ऑफ पीपल दैट वी इनवाइट इन आवर लाइफ। और वो तब तक वो पैटर्न चलता रहेगा जब तक हम अपने आप को हील नहीं कर देंगे। इफ यू वर टू guide our listeners on the process that you have gone through, that helped you to heal yourself and accept yourself full and whole and complete, what would be your advice? Firstly, understand that you are also a human being, you are not a very perfect person out there, जो ऑब्वियसली सोशल मीडिया से आता है कि मैं परफेक्ट हूँ। लोग पॉडकास्ट में आकर ही बकचोदी करते हैं कि यार हम तो परफेक्ट हैं, ज्ञान देते हैं पूरा, जो कि उन्हें वो भी गलत कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। मैं गलत करती हूँ अपनी लाइफ में बहुत कुछ,
तो एक्सेप्टेंस इज़ वन थिंग जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थिंग है और लोगों को नहीं आती है कि गलत कर रहे हो तो वो भी एक्सेप्ट करो कि तुम गलत कर रहे हो, इट्स ओके, That's fine. We all are human yeah, beings. you don't have to be perfect. तो that is one thing. And second, what I do in general, क्योंकि मुझे एंगर इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे एकदम, मतलब एकदम गुस्सा आता है, एकदम चला भी जाता है, ठीक है, पता नहीं चलता मुझे. तो वो वेव में मैं अब एक टेक्निक यूज़ करती हूँ विच इज़ लाइक इमेजिनिंग द अदर पर्सन एज अ स्मॉल बच्चा, ठीक है. तो अगर सपोज मुझे आप पे गुस्सा आ गया अभी, ठीक है, तो मैं इमेजिन करूँगी कि आप 5 साल के हो या छोटे से भी 1-2 साल के हो, आपके छोटे सा मुँह है, छोटे हाथ है, छोटे फिंगर्स है, छोटे पैर है. अब मुझे आप पे गुस्सा ही नहीं आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि बच्चे पे कभी किसी को गुस्सा नहीं आता. तो व्हेन यू हेट योर सेल्फ, तो लुक्स योर सेल्फ इन टू मिरर एंड देन यू नो इमेजिन योर छोटा बच्चा वर्जन एंड यू विल नॉट हेट योर सेल्फ, मतलब समहाउ यू विल एक्सेप्ट योर सेल्फ. तो वो मैं करती हूँ और मैं अपनी मम्मी के साथ सबसे ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मम्मी और मैं सबसे ज़्यादा लड़ाई करते हैं, ठीक है. और पता नहीं फैमिली में कोई एक यूएसपी होती है कि वो आपको अलग ही वे में ट्रिगर कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता. नॉस्टैल्जिया लेकर आते हैं, पता नहीं क्या लेकर आते हैं. तो मम्मी के साथ मुझे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, और हम बहुत लड़ाइयाँ करते हैं कि दरवाजे बजा रहे हैं, ठीक है, और ऐसे. तो मैं जब से ये करना स्टार्ट कर रही हूँ कि मम्मी को मैं इमेजिन करती हूँ, तो मुझे एकदम हिट करता है कि यार ये भी एक नॉर्मल लेडी है जो बड़ी हो गई है, ये भी एक टाइम बच्ची थी, ये भी बेचारी एज अ फर्स्ट टाइम मम्मी ही बनी है, ऐसे इनको कोई ट्रेनिंग दी नहीं थी. तो मेरा पूरा गुस्सा ड्रॉप हो जाता है. So that is what I do, a technique where I imagine the other person into his or her 1 year old. There's a beautiful saying, it says कि अगर आपको लगता है कि आप enlightened हो चुके हो, अगर आपको लगता है कि आप aware हो चुके हो, go and stay with your parents for a few weeks. Trust me. तो आपको पता चल जाएगा. Trust me. मानसी, content creator होना, एक influencer होना, having 125,000 सब्सक्राइबर्स ऑन इंस्टा, इट्स अ ह्यूज टास्क. तो कभी वो प्रेशर लगता है, कभी ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी जी नहीं पाती और हमेशा कंटेंट के बारे में सोचती रहती हूँ, कभी ऐसा होता है? मतलब ज़िंदगी बल्कि जी पा रही हूँ मैं ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा. कंटेंट के बारे में सोचती हूँ, हाँ वो एक अलग टॉपिक है, बट ज़िंदगी तो मैं बहुत ज़्यादा जी पा रही हूँ क्योंकि जब मैं 5-6 साल मैंने जॉब करी है, उससे तो मच बेटर जी पा रही हूँ कि मैं सुबह उठ रही हूँ और एक स्टूपिड अर्जेंसी क्रिएट हुई है मेल बैक करने की, जिसमें मेल में मुझे सिर्फ थैंक यू ही लिखना है. ऐसी अर्जेंसी कि अभी नहीं किया तो उस बेचारे को हार्ट अटैक आ जाएगा, सब कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है. और इतनी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट की हुई है कि 6 बजे ही मतलब यू नो आपको बाहर निकलना है ऑफिस से, सुबह आ जाना है, फिर एक्स्ट्रा वर्क करना है. और मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मुझे पता है मैं एक लेवल तक का ही पैसा कमा पाऊँगी जॉब में, राइट. तो कंटेंट में ये होता है कि अब मैं जितना दे रही हूँ मेरे को उतना ही मिलेगा, मैं कम दे रही हूँ मुझे कम मिलेगा, ज़्यादा दे रही हूँ ज़्यादा मिलेगा. तो आई थिंक मैं ज़िंदगी जी पा रही हूँ, मैं बुक पढ़ पा रही हूँ, मैं दोस्तों से मिल पा रही हूँ, मैं न्यू चीज़ें कर पा रही हूँ, मैं अलग वे में देखती हूँ बल्कि अब लाइफ को. तो इवन आई लव इट नाउ. तो और प्रेशर ऑफ बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ऑल द टाइम जो आप बता रहे हो कि मैं कंटेंट के बारे में सोचती हूँ, वो ट्रू है क्योंकि रिसेंटली आई वेंट ऑन अ बाली ट्रिप विद माय फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, ओके. तो वो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी हम सबकी एक साथ. तो हम बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे, ठीक है, कि अब यही ट्रिप है जो हमारी लाइफ बनाएगी, वो सबसे घटिया जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. हाँ, और वर्स्ट ट्रिप एवर थी, वर्स्ट. लाइक हम सब एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे उसके बाद, ठीक है. तो मैं क्योंकि पूरे टाइम पता है क्या सोच रही थी कि क्योंकि मेरा ब्यूटी कंटेंट है, तो मैं सोचती कि ये आउटफिट ना यहाँ पे कितना चलेगा, ओ शिट सनराइज हो रहा है यहाँ पे, ये आउटफिट, ये वाली पिक्चर वीडियो, ये चल रहा है, ठीक है. दूसरी बंदी वो कॉमेडी बनाती है, वो भी क्रिएटर है, और हम दोनों ने एक साथ ही पेज स्टार्ट किया था. एंड नाउ शी इज थिंकिंग मैं ये वाला जोक यहाँ मार सकती हूँ, वो ये कर रही है. तीसरी बंदी जो है वो उसको कोई लेना देना नहीं है, वो आई इसलिए क्योंकि अपनी लाइफ से तंग आई है और तुम ये कर रहे हो. हम सब लड़ाई कर रहे हैं थ्रू आउट क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज ही डिफरेंट है. एंड आई डिड नॉट लव इट. लाइक लव तो छोड़ो, मतलब मेरे को ऐसा लगा मैं इतना पैसा देकर टॉर्चर होने गई हूँ वहाँ पर, और उनको भी कर रहे बेचारों को. तो वहाँ से मुझे सिर्फ पिक्चर्स मिली हैं बाली की और मैंने डाल दिया ऑनलाइन, और लोगों को लग रहा है कि मैंने बहुत मज़े करे हैं. गाइस मैंने कोई मज़े नहीं करे हैं, मैं बहुत तंग होकर आई हूँ वहाँ से. तो हाँ, मतलब कंटेंट को अगर आप सिर पे चढ़ने दोगे तो फिर वो गंदा ही है. तो आई थिंक वो एक डिफरेंस होना चाहिए जहाँ पर ये कंटेंट है, आपने शूट किया, अब नहीं है. तो आई थिंक अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो तो 2 दिन पहले चले जाओ, कंटेंट शूट कर लो, जब वो आएंगे फिर मजे मारो. ये दोनों को मिक्स मत करो. बट कभी ऐसा आता है कि आई एम एन इन्फ्लुएंसर विद योर ओल्ड फ्रेंड्स एज वेल? नहीं, वो तो मेरी मार लेंगे बहुत अच्छे से. तो वो तो बिल्कुल ही मैं उनके साथ ही कार्ड यूज नहीं कर सकती कि आप इन्फ्लुएंसर. इनफैक्ट बहुत ही बेइज्जती मार देंगे कि बैठ जाए यहाँ पे इन्फ्लुएंसर, ठीक है. The same thing happens with me as well. So one of the biggest nightmares that I have is that I'm leading a program where there are 1,000 people
sitting in front of me and I'm leading that program. और सबसे पीछे वाले बेंच में जहाँ मैं बैठा करता था वहाँ मेरे सारे दोस्त बैठे हैं. It's the biggest nightmare for me. नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होना चाहिए. I wish आपके साथ एक बार तो हो मिस करेंगे. कि मुझे पता है भाई तेरी क्या सच्चाई है, तू तो यहाँ पे आ जा. True. So Mansi, help me understand. कभी खुद के लिए टाइम ऑफ लेती हो? Because you are talking about कि it's very important to be in the moment. And वहाँ पे क्या हुआ बाली में, एक अपने शॉर्ट्स में लगा हुआ है, दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे मैं अच्छी रील बना सकता हूँ, तीसरा जो खाली जिंदगी से परेशान है वो और परेशान हो रहा है. सो यू स्पोक अबाउट समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट गो ऑफ व्हाट यू डू. टाइम ऑफ एज इन रिसेंटली आई वेंट टू ब्यास, इफ़ यू नो, पंजाब में. तो बहुत सारे राधा स्वामी में जो लोग बिलीव करते हैं वहाँ जाते हैं. तो वो एंट्री पे ही आपसे सारे फ़ोन डिवाइसेस सब ले लेते हैं, कुछ लेकर जाना अलाउड नहीं होता. तो वो 3-4 दिन का ट्रिप होता है, उसमें सत्संग होता है. मम्मी के साथ गई थी मैं. तो वहाँ मैं सबसे ज़्यादा रोई हूँ, सबसे ज़्यादा खुश भी हुई हूँ, सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी से बात भी करी है, सबसे ज़्यादा वॉक करी है. और ऐसे मतलब इन द मोमेंट थी, क्योंकि मेरे पास फ़ोन ही नहीं है वहाँ पर. मतलब बेसिकली बुलाया है इसलिए जाता है कि आप इन सब चीज़ों से हटो, ये सब मटीरियलिस्टिक स्टफ़ है. तो वो ट्रिप बाली ट्रिप से काफ़ी ही बेटर थी. वो टाइम ऑफ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके वहाँ से आने के बाद मेरे अंदर इतना बेटर मुझे फील हुआ कि मैं पॉजिटिवली चीज़ों को लेने लग गई. बट हर बार टाइम ऑफ तो नहीं मिलता है, और हर बार टाइम ऑफ कंटेंट से भी नहीं चाहिए होता है. कभी बार आपको फैमिली से भी चाहिए होता है. मैंने एक्सेप्ट कर लिया. पहले तो मुझे लगता था कि मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं करती थी कि फैमिली से भी टाइम ऑफ चाहिए होता है. ये तो मतलब मैं बहुत ही गलत बात बोल रही हूँ, राइट? बट नहीं, आपको चाहिए होता है, क्योंकि आप बहुत बड़े हो चुके हो और अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, तो उनकी अलग एक्सपेक्टेशंस होती है. तो मैं रिसेंटली मुंबई गई थी और वहाँ पर रह रही थी, क्योंकि मुंबई समथिंग विच आई लाइक, द सिटी आई लव द मोस्ट. क्योंकि मेरा कॉलेज भी था और वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर क्रिएटिव लोग हैं, वहाँ पर जजमेंट्स हैं ही नहीं. तो मुझे अच्छा लगती है वो जगह. तो मैं गई थी ताकि मेरे को घर से थोड़ी देर दूर रहना था, कि यार अभी आप लोग साइड हो जाओ, बस हो गया, आप ठीक है मेरा. तो मैं ऑफ ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है. सो टेल मी, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट फैमिली, कि यार फैमिली से कैसे ब्रेक लेना है, ये मैं कह भी कह सकती हूँ. आई हैव टू रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स. दैट इज द रीजन वाई देयर इज सो मच ऑफ unresolved issues that we have with our parents, and we continue to cascade it down to the next generation. What does family rooting mean to you? I think for me it is love. Now like for the longest time I used to think भैया फैमिली तो भगवान होती है, और अभी भी मैं यही बिलीव करती हूँ, क्योंकि यार मेरी है तो मैं बिलीव करती हूँ. सबकी नहीं होती ऑनेस्टली वैसी, तो मैं उनको नहीं बोलना चाहती ये बात. बट आई फील कि वो बेस्ट लोग होते हैं अगर आप प्रेशर ना लो फालतू का. जैसे मैं लेती हूँ, मेरी जो बहन है मुझे बताती रहती है कि भाई यू हैव टू चूज़ योर सेल्फ. इट्स नॉट लाइक कि फैमिली को चूज़ करने के लिए आप अपने आप को चूज़ नहीं करोगे, क्योंकि मैंने फॉर द लॉन्गेस्ट 4-5 years यही किया है. ये चीज़ एक है जो हमें सीखनी चाहिए कि देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस. मतलब आपकी खुद की लाइफ होनी चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि फैमिली ही सब कुछ होती है. Especially Generation Z, if you look at, I find 2 categories of people in my limited understanding. A category who's like they have identified what they want to do in their life, and second category of people, they are lost. They have given up on the society. They have given up on the earlier generations. Right. उनको लगता है कि all the earlier generations were really mean. ठीक है, कि मतलब जो मेरी जनरेशन है, we were really mean to the Gen Zs. तो उस दोनों जनरेशन को what would be your piece of advice? I think firstly they are very smart in terms of career. Gen Zs are really smart in terms of their career, as in they know what they want. For example, this brand called Nishorma, it's a very nice एथनिक वेयर ब्रांड, और पहली ब्रांड है जो मतलब एथनिक को भी इतना हॉट सेक्सी कूल बना सकता है. वो ब्रांड है वो जेंसी का. एंड उसके जो फाउंडर्स है दे आर 21-22 दोनों लड़कियां हैं. एंड मतलब इट इज़ अ वेरी नाइस प्रॉफिटेबल ब्रांड फ्रॉम जेंजी विच इज़ कमिंग, एंड नाउ शी इज़ गोइंग टू मास्टर्स. तो मैं तो 22 में क्या ही कर रही थी. मैं तो बहुत कुछ कर रहा था 22 साल मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी. मैं ऑनेस्टली कुछ भी नहीं कर रही थी. मैं अपना टाइम वेस्ट कर Even I'm kidding, come अच्छा, on. ओ मुझे लगा कि आप शायद सही में, बट मैं नहीं कर रही थी. तो मुझे मतलब टाइम वेस्ट कर रही थी अपनी लाइफ का, लिटरली गॉसिपिंग में, फालतू बकचोदी में, दिल टूट रहे हैं स्टूपिड्स की तरह, पता नहीं क्यों. गुड नाइट मैसेजेस भेज रहे हैं. ठीक है, हाँ, कि डू नॉट टेक्स्ट मी बैक, दिस इज माय मॉम्स नंबर. ये हरकतें चल रही है. ठीक है, और मतलब क्या है ये सब, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उस टाइम पे. और ये लोग मतलब फाउंडर बन चुके हैं, इनका प्रॉफिटेबल बिजनेस है. नाउ दे आर गोइंग अब्रॉड फॉर मास्टर्स एंड एवरीथिंग. आई एम लाइक वाओ. सो आई थिंक there is this set of people in Gen Z who are very smart, and I respect them. And I think मैंने content creation भी
एग्जीक्यूशन में इसलिए ले आई क्योंकि मैं जेंजी से सराउंडेड थी। अगर मैं मिलेनियल से सराउंडेड होती तो मैं शायद नहीं कर पाती जब मैं G3 में थी, क्योंकि जेंजी थे ना तो दे वर वेरी लाइक हाँ तो कर लेना, हाँ तो कर लेना। मिलेनियल्स आर अब यार नहीं हो पाएगा और अप्रूवल लेना पड़ेगा। हाँ नहीं हो पाएगा यार, अब तो वो टाइम चला गया, उनका रोना ही नहीं खत्म होता लाइफ का, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग आई गेस जेंजी से मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स दे आर रियली बैड, लाइक दे डोंट रिस्पेक्ट रिलेशनशिप्स दैट मच आई फील। तो वो एक चीज़ है जो बेटर हो सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ करियर तो दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। So in terms of the content creation as a career, is it for people who are in their 20s, because people can burn out in this spaces, but it's a highly competitive market? No, but I think it is a space for everyone, even for a 40-year-old, 50-year-old, because in fact 40-50-year-old के लिए थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि अब उनको पता है कि उनकी USPs क्या है। इतने बड़े होने के बाद आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप जो भी कंटेंट बनाओगे वो बहुत यूनिक ही होगा, चाहे आप उसमें ट्रांजिशन डालो ना डालो, और ऑथेंटिक होगा, क्योंकि अब आप में समझ है। 20s में जो लोग हैं ना वो बहुत शोशाबाजी में ही लगे हुए हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं, बस बोलने के लिए बोल रहे हैं, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। शायद वो जब 30 साल के होंगे तो उनको लगेगा मैंने क्या ही बोल दिया, क्यों ही बोल दिया। तो आई थिंक दे आर जस्ट बीइंग मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर ब्रांड्स ऑनेस्टली, जो 20s अर्ली 20s में स्पेसिफिकली उनको ब्रांड्स बस यूज़ कर रहे हैं, आई कैन से एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं इन अ वे, ठीक है। बट जो 40s 50s हैं दे कैन बी द changers, like for using social media. So Mansi, at this stage of your career and your content creator path that you are onto, what are you curious about now? What are you interested in now? For the first time in my life, I don't want to change things. Otherwise, मतलब 1-2 साल के बाद तो मेरा हो जाता है कि अब क्या करना है नया, ठीक है। तो इस बार मुझे इतना नहीं है, बट हाँ मुझे कॉमेडी ट्राई करना है, बिकॉज आई थिंक फैशन और ब्यूटी में एक पॉइंट के बाद आप रियल पर्सनालिटी एक लेवल तक दिखा सकते हो, ठीक है, क्योंकि फिर एल्गोरिथम नहीं सपोर्ट करता है। तो अगर आप कंटेंट कॉमेडी से लिंक बनाते हो तो इट इज़ जनरल नीश, मास ऑडियंस आती है। अब आप उसके अंदर स्टोरी टेलिंग करो, एपिसोड्स करो, पैरडी बनाओ, फ़नी कंटेंट बनाओ, या फिर मीम्स बनाओ, सब चलेगा। रियल टॉक करो, सब चलेगा। बट व्हेन इट कम्स टू फैशन ब्यूटी आप एक लेवल तक ही रख सकते हो, उसके बियॉन्ड आप कुछ भी नहीं बना सकते हो। तो आई थिंक वो स्पेस शायद मुझे कॉमेडी से मिल सकती है, तो आई माइट स्टार्ट अ न्यू पेज, दैट इज़ समथिंग आई कैन डू। एंड मेरे दिमाग में ये भी कि आई वांट टू स्टार्ट अ fashion brand one day, not now. One day when my face is valuable enough for some investor to put money into, तो तभी. Yeah. So this is a good platform to ask in case you're looking for an organization to invest in. No, I honestly want to have a word with you guys after 2-3 years, not right now. Once I hit 1 million और तब मुझे लोग जानते हैं for some particular branding, then I want to, because मेरे दिमाग में है कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैशन पेज विच कैन सॉल्व सम प्रॉब्लम, नॉट लाइक कि एक और एस्थेटिक पेज आ गया है। एस्थेटिक नहीं मुझे चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए। इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी मेकअप, इट कैन बी स्किन केयर, इट कैन बी फैशन, एनी थिंग वुड वर्क, बट इट हैज़ टू सॉल्व समथिंग। सो वन डे इन्वेस्टर्स प्लीज. Oh, I'm sure, Mansi, because what you're dealing with and the body shaming that you spoke about, I think 8 out of 10 people, we deal with that. And you're already solving a huge problem in the country. So thank you so much, Mansi. Thank you. It's an absolute joy having you here.